Assalamu alaikum viewers and welcome to Noah's revision sessions for 2022. आज हमारे साथ होंगे सर फरीद ख़ान और वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं नोआ में काफ़ी अरसे से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें जानते हैं एज अ गुरु ऑफ करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं और उसका कंटेंट इतना बहुत सारे एरिया से इकट्ठा होता है। तो हम आपको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जहाँ पे आपके पास हमारे एक बहुत सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है और वो सारा नॉलेज एक जगह में कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ये जो सर फरीद के लेक्चर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी होंगे करंट अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कि नोआ के स्टूडेंट्स और जो लोग नोआ के स्टूडेंट्स ना भी हों वो हमारे फैकल्टी के नॉलेज का फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह कल सेशन होगा करंट अफेयर्स का, वो भी 3 to 6 होगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड और हम आपको इसी तरह अपडेट रखेंगे और मैं बुलाती हूँ सर फरीद को। थैंक यू। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बेटा? आप लोग ज़रा देखें, आवाज़ चेक करें, आवाज़ ठीक है? बच्चों से पूछें। सुनने मेरी आवाज़ ठीक है बेटा? ठीक है, अच्छा। हम आज कोशिश करेंगे कि जो चाइना यूएस रिलेटेड जो कुछ भी है इंडो पैसिफिक वो सारा कुछ हम लोग कवर कर लें। कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो भी है वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग BRI वर्सेस B3W से। BRI वर्सेस B3W। थैंक यू मेरा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। BRI वर्सेस B3W एक मेन टॉपिक है हमारा आज के लिए। इस पे अलग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ऑफ चाइना दैट इज कंप्राइजिंग अपॉन 6 corridors and would have a cost of $1.3 trillion in the first phase. There would be 6 corridors in which China-Europe corridor, China-Central Asia, Iran corridor, China-Pakistan economic corridor, China-ASEAN economic corridor, China-India-Bangladesh Myanmar corridor, China-Mongolia corridor। उसके नाम वहाँ पर उन्हें थोड़े से डिफ़िकल्ट बनाए हुए, मैंने इसको सिंपल कर दिए। अच्छा, जो चाइना यूरोप है इसके 2 पार्ट्स हैं, ये याद रखें। चाइना सेंट्रल एशिया रशिया यूरोप, चाइना अज़रबैजान जॉर्जिया टर्की यूरोप, ये यूँ होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो 6 कॉरिडोर्स हैं जिसमें से हम इन्वेस्टमेंट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एट्सेट्रा। दूसरी तरफ पे ऑन द अदर हैंड B3W इज़ अ प्रोजेक्ट। ये जो BRI है अनाउंस हुआ था 2013 में और इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन 2015 में शुरू हो चुकी थी। On the other hand, B3W announced in 2021. B3W 2021 में announce हुआ है। It is a project of G7 countries. Its cost would be above $40 trillion. $40 trillion plus का ये project होगा और फिर it would be across the world. ये पूरी दुनिया में होगा। G7 countries का है, that is US, UK, Germany, etc.
इन 7 ममालिक का ये प्रोजेक्ट है जो अक्रॉस द वर्ल्ड होगा, $40 ट्रिलियन का होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट मोस्टली क्लाइमेट डेवलपमेंट में होगी, क्लाइमेट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट में होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होगी, एट्सेट्रा। मैंने काइंड ऑफ इंट्रोज दोनों के आपको दिए। आ जाइए। उसके बाद फिर उसके बाद फिर जो दूसरी तरफ पे जो अब इंट्रोडक्शन के बाद इसको ज़रा एलेबोरेट करते हैं। द टू प्रोजेक्ट दैट इज़ BRI वर्सेस B3W, एक बड़ा एरिया जहाँ पे हम उसको एलेबोरेट करते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? BRI focuses on both hydrocarbon based and hydrocarbon free energy projects, while B3W would primarily focuses on hydrocarbon free energy projects. B3W ओवरवेलमिंगली हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा है, जबकि BRI जो है दोनों पे, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कैसे? BRI पहले एलाबोरेट करता हूँ, जस्ट की पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए होते हैं। BRI में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन द एनर्जी सेक्टर। वन, कैस्पियन रीजन, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द ममालिक, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अजरबैजान। उसके बाद मिडल ईस्ट में ईरान में है, सूडान में है, अब सऊदी अरेबिया में बढ़ने लगा है, वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर। लेकिन सबसे बड़ा मिडल ईस्ट में ईरान में है। The focus of China from investment in the energy sector is to import hydrocarbons to meet the energy need of China. मेजर जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फ्यूचर एनर्जी डिमांड ऑफ चाइना को कैटर करना है। दूसरी तरफ पे चाइना सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहा है, साथ साथ में ऑयल पाइपलाइन भी बना रहा है, रिफाइनरीज भी लगा रहा है। इसी तरीके से फिर गैस पाइपलाइंस भी बना रहा है सेंट्रल एशिया से, म्यांमार चाइना गैस ऑयल पाइपलाइन भी बना रहा है। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके साथ लिंक्ड है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैटर एनर्जी डिमांड ऑफ चाइना। ऑन द अदर हैंड, अच्छा, एट द सेम टाइम चाइना इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 3 की बात करते हैं। वन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स, ये 3 बड़े हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, वो पाकिस्तान में है अंडर CPEC। आपको वो CPEC के पॉइंट्स पहले बता चुका हूँ। नंबर 1, सबसे पहला आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सुक्की किनारे, कोहाला, करोट, वगैरह वगैरह। उसके बाद कोई 1500 मेगावाट प्लस के विंड प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रहा है इन सिंध एंड बलूचिस्तान। इसी तरीके से 1000 मेगावाट प्लस के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रहा है ऑफ दिस व्हाट वी कॉल इट सोलर। तो हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान उसका पायलट प्रोजेक्ट है। लेकिन एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन फ्री there is a huge investment in hydrocarbon sector. हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पे B3W प्राइमरीली फोकसेस ऑन क्लाइमेट डेवलपमेंट। जब हम क्लाइमेट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट क्लाइमेट डेवलपमेंट का क्या है? शिफ्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स।
द आइडिया इज नॉट वेल एलेबोरेटेड टिल डेट, अभी तक यह आइडिया उन्होंने प्रॉपरली एलेबोरेट नहीं किया, यानी B3W ने एलेबोरेट नहीं किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे किस चीज़ में, हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, इन सर्टन केसेस सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी ऑयल, गैस और कोल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक दूसरा डेवलपमेंट क्या कहते हैं, जो B3W का जो एस्पेक्ट है दैट इज इसी कार्बन फ्री में, वो प्लांटेशन ड्राइव को प्रमोट करेगा, प्लांटेशन ड्राइव को प्रमोट करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके लिए फंड्स एलोकेशन करेंगे, क्योंकि ट्रीज आर कार्बन ईटर्स, दे ईट कार्बन, दे सेंड कार्बन बैक टू अर्थ, वो होगा। उसके बाद फिर उसके अलावा फिर हम क्या देखते हैं, दैट इज जो B3W है, इट वुड वर्क इन कोलैबोरेशन विद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, COP21 ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ वो कोऑपरेट करेगा, वो कोऑपरेशन में काम करेगा। डन, ओके। सो एक मेजर कंपैरिजन ये है, BRI वर्सेस B3W इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर, कैसे मैंने एलेबोरेट किया। दूसरा, BRI वर्सेस B3W इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, BRI वर्सेस B3W इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। BRI is the first ever revolutionary transportational project in the human history. It is a combination of land and sea routes. Land and sea routes की combination है, land और sea routes की combination है। ओके, लैंड और सी राउट्स की ये कम्बिनेशन है। ये बच्चे इधर ही क्लास लेना चाह रहे थे। अल्लाह, अच्छा अच्छा है तुम लोग हो एडमिनिस्ट्रेशन, वरना हमें तो बच्चों को ना करना नहीं आता। अल्लाह खैर करे। ओके जी, सो ट्रांसपोर्टेशन का ये रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट कंप्राइज अपॉन 6 कॉरिडोर्स, 6 कॉरिडोर्स बिल्ड की जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसमें क्या क्या होगा। नंबर 1, सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें। चाइना यूरोप कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया, ईरान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तमाम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक, दूसरी तरफ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सी पोर्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। गवादर सी पोर्ट, क्या कहते हैं, म्यांमार सी पोर्ट, चिटागांग सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, इसी तरीके से चबगार सी पोर्ट ऑफ ईरान, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स बीइंग बिल्ट वुड टू बी बिल्ट बाय चाइना अंडर BRI। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में तीसरी चीज़ क्या है, दैट इज मोटरवेज एंड हाईवेज। नेटवर्क ऑफ मोटरवेज एंड हाईवेज नेबरहुड में फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान में, पहले यूं कहो पाकिस्तान में, फिर ओवरऑल साउथ एशिया में, उसके बाद सेंट्रल एशिया में वगैरह। सो नेटवर्क ऑफ मोटरवेज एंड हाईवेज, और फिर साथ साथ में ड्राई पोर्ट्स भी हैं। ठीक, सो हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पे B3W डज नॉट डायरेक्टली फोकसेस ऑन क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रांसपोर्टेशन राउट्स। उस पर वो फोकस नहीं कर रहा। क्यों?
sea has always been the major mode of transportation. ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेगा लेवल पे बिटवीन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स क्या रहा है? सी रहा है, और वो सी रहेगा एटलीस्ट टिल 2050। जब तक ये चाइना का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये सी ही रहेगा। और दूसरा, जो सी राउट्स हैं दे बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो वेस्टर्न लेड ऑर्डर है, यूएस लेड ऑर्डर है, वो सी को कंट्रोल किए बैठा है, वेदर वो इंडो पैसिफिक है, अटलांटिक है, वगैरह वगैरह। उस सब में जितने भी स्ट्रेट्स हैं, कैनाल्स हैं या चोक पॉइंट्स हैं, कंट्रोल कर रहा है यूएसए। सो दैट वुड बी प्रोबेबली द रीजन के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट हमें नजर नहीं आ रही। बट टू काउंटर चाइनाज ड्राइव ऑफ bullet train projects, it may introduce such projects in future for local connectivities. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करना, या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को या साउथ अमेरिकन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना, ईस्टर्न यूरोप को सेंट्रल के साथ या इनको आपस में कनेक्ट करना, इसी तरीके आसियान कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना, वगैरह वगैरह। तो फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की। इसी तरीके से फिर थर्ड मेजर हम कहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द टू, दैट इज जो इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन सेक्टर वर्सेस मार्केट डेवलपमेंट. China under BRI is focuses on investing in the क्या कहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर, बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है. Alone in Pakistan 9 special economic zones are to be developed. 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे. सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में मोर देन 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे. कोई अभी तक जो अनाउंस हुए हैं 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ईरान में डेवलप किए जाएंगे. इसी तरीके से फिर आसियान कंट्रीज में, म्यांमार में, बांग्लादेश में वगैरह में, रशिया में, ईस्टर्न यूरोप में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं डेवलप किए जाएंगे. ऑन द साथ साथ में दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो. चाइना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कहाँ कहाँ पे कर रहा है? साउथ एशिया में कर रहा है, सेंट्रल एशिया में कर रहा है, आसियान में कर रहा है. मोस्टली साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, आसियान. फॉर एग्जाम्पल प्लान क्या है चाइना का? टू जनरेट, टू प्रोड्यूस 100 बिलियन डॉलर्स एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान अलोन बाय 2040. 2040 तक वो हमारे हाथ से कम इतना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा. 100 बिलियन डॉलर्स इज मैग्नोनिमस. तो एग्रीकल्चर को वो फोकस कर रहा है, जिसमें क्रॉप्स हैं, जिसमें लाइव स्टॉक है, जिसमें फिशरीज हैं, सब ठीक है. ओके. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे जो B3W है, B3W का मेजर फोकस क्या है? मार्केट डेवलपमेंट पे है. मार्केट डेवलपमेंट में नंबर 1 आइडिया जो अभी तक एलाबोरेट हुआ है, दैट इज आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा. आईटी सेक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा, नॉट ओनली अमंग द G7 कंट्रीज बट अक्रॉस द वर्ल्ड. और स्पेशली जहां जहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ये भी फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं कंपैरिजन में, फिर क्रिटिक भी इस पे बाद में कर रहा हूं, कंपैरेटिव क्रिटिक. इसके बाद फिर मार्केट डेवलपमेंट में दूसरा क्या होगा? मार्केट को आपस में लिंक किया जाएगा. मतलब क्या? आपस में
प्रेफरेशनल ट्रेड होगी, प्रेफरेंस बेस्ड ट्रेड होगी। मतलब क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स फर्स्ट विद द मेंबर नेशन एंड देन विद द वर्ल्ड। तो जो भी B3W के अम्ब्रेला में आएगा उनके साथ फ्री, क्या कहते हैं, नॉट ओनली फ्री ट्रेड बल्कि प्रेफरेशनल ट्रेड होगी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स फर्स्ट विद द मेंबर नेशंस एंड देन विद द वर्ल्ड। और फिर मजीद ये फोकस करेगा किस इस पे, प्रोडक्शन सेक्टर पे भी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पे। लेकिन अभी तक कोई एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड आइडिया ये सामने नहीं आया है B3W का, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद एक और है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस कर रहे हैं, एक डायरेक्टली कर रहा है, दूसरा इनडायरेक्टली कर रहा है। B3W डायरेक्टली फोकसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो डायरेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस कर रहा है। कैसे डायरेक्टली फोकस कर रहा है? एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स टू ओवरकम चाइल्ड लेबर, विमेन एम्पावरमेंट और इस तरीके से कई सारे और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे वो काम करेगा। और उसके लिए वो लोन प्रोवाइड करेंगे या एड प्रोवाइड करेंगे, बोथ लोन एंड एड। मतलब क्या, बेल आउट पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे टू कंट्रीज एंड क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके लिए डिसबर्समेंट होगी फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गवर्नमेंट के जरिए भी होगी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी होगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे BRI इनडायरेक्टली फोकसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इनडायरेक्टली फोकस कर रहा है। कैसे? द मेजर फोकस ऑफ B3W इज वेल्थ जनरेशन। मेजर फोकस क्या है? वेल्थ जनरेशन। इंडस्ट्री के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, सर्विसिंग सेक्टर के जरिए वो वेल्थ जनरेशन करेगा। ठीक, उससे क्या होंगे? जॉब्स क्रिएशन होगी, ऑटोमेटिकली लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव होगा। लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए उनके पास एलोकेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी। ठीक, हाँ। लेकिन अब चाइना ने कीपिंग इन माइंड B3W, उसने भी क्या करना शुरू कर दिया है? डायरेक्ट एलोकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फॉर एग्जांपल स्किल्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स फोकस उसका बड़ा है। पाकिस्तान में गवादर में देखिएगा, इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में देखिएगा, ईरान में देखिएगा, म्यांमार में देखिएगा, सीरीज ऑफ आसियान कंट्रीज में स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो कर रहा है। इसी तरीके से फिर क्या कहते हैं, और वो स्किल डेवलपमेंट में वेमेन, मेल फीमेल दोनों फोकस्ड हैं। हेल्थ प्रोग्राम्स पे फोकस कर रहा है, हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो बिल्कुल इनिशियल फेज पे। जितना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहा है B3W, ह्यूमन डेवलपमेंट पे BRI का इतना फोकस नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट फोकस ज्यादा है देन डायरेक्ट फोकस। ये तो हमने सिर्फ बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस कर दी। अब क्रिटिकल एनालिसिस हम इसका कैसे करेंगे? BRI and B3W both have जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। दोनों के जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? China wants to expand its economic clout to its immediate and secondary neighborhood. अपना इकोनॉमिक क्लाउट वो एक्सपैंड कर रहा है। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, एग्रीकल्चरेशन करके। और वो क्यों कर रहा है? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चाइना में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है, स्पेशली लेबर बहुत महंगी हो गई है, जबकि नेबरहुड में लेबर सस्ती है। दूसरा, चाइना ने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। अच्छा, चाइना अपना एग्रीकल्चरल डिमांड नीड को मीट करना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग इन द एग्रीकल्चर ऑफ द नेबरहुड। कैसे? 2013 में
जो सॉरी 15 में चाइना की जो एग्रीकल्चरल नीड थी दैट वाज अराउंड $800 बिलियन गुड्स, $800 बिलियन गुड्स। 2025 तक इनकी नीड बढ़ जाएगी to $1300 billion goods. So $500 billion increase आ रहा है in the agricultural need of China. इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है in the immediate and secondary neighborhood agriculture. दो बड़े ऑब्जेक्टिव। तीसरा बड़ा इकोनॉमिक ही बता रहा हूँ, that is China has linked its economic development with the development of the region. यानी चाइना ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिंक कर दिया रीजन के साथ। मतलब क्या, चाइना अकेले ग्रो नहीं करेगा, तमाम रीजन को कलेक्टिवली ग्रो करवाएगा। वो क्यों? चाइना का जो नेबरहुड है वो अंडर डेवलप्ड है और वो चाइना के डेवलपमेंट में हार्डल है। एक, चाइना में लेबर महंगी हो गई है, इसलिए वो नेबरहुड में जाना चाह रहा है। तो एडॉप्ट किया है उसने स्ट्रेटजी ऑफ कलेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमने सक्सेसफुली यूरोप में देखी। तो वो पॉलिसी एडॉप्ट किए बैठा है। दूसरी तरफ पे B3W हैज आल्सो द सेम जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसकी भी जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करेगा इन द मार्केट्स। जो एलआई कंट्रीज के मार्केट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, यूरोप में इन्वेस्टमेंट करेगा, आसियान कंट्रीज में, जापान, ऑस्ट्रेलिया यानी ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जहां जहां पे उनको जिसके साथ डील हो रही है वहां पे वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, मार्केट इंटीग्रेशन में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, एंड गो ऑन। और दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? चाइना अपना इकोनॉमिक क्लाउट बढ़ा रहा है थ्रू BRI, जबकि B3W चाइना का इकोनॉमिक क्लाउट, चाइना का इकोनॉमिक एक्सपेंशन कंटेन करना चाहता है। द कंटेनमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ चाइना। इसी तरीके से फिर जो दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है चाइना का, दैट इज द जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइना। BRI से China is making a huge economic investment in the industrial, agriculture, transportation and energy infrastructure of BRI countries, providing huge amount of loans और इन्वेस्टमेंट, लोन्स भी, इन्वेस्टमेंट भी, या FDI वगैरह सारा। सो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड। ऑटोमेटिकली क्या है, द BRI countries or the governments of BRI countries would not be able to make policies against China. Rather, they would make policies that would complement China. Contradict नहीं, complement करेगा, वो confluence होंगी with China. So decision making process of the governments of BRI countries को वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। ठीक। दूसरी तरफ पे B3W क्या कर रहा है? द ग्रोइंग इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल क्लाउड ऑफ चाइना जो बढ़ रहा है, स्पेशली इमीडिएट एंड सेकेंडरी नेबरहुड में, उसमें साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, आसियान कंट्रीज में जो बढ़ रहा है। इवन हम RCEP की सूरत में, आपको वो अलग पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, क्वाड भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करवाने की कोशिश करूंगा। तो पहला हम ओवरऑल चाइना कवर कर रहे हैं, कोल्ड वॉर 2 क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जहां जहां पे BRI इन्वेस्टमेंट कर रहा है, B3W वो भी क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ B3W कंट्रीज इन्फ्लुएंस करेगा, और चाइनीज इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वो कंटेन करेगा। चाइनीज इन्फ्लुएंस को वो कंटेन करेगा। दो बड़े या तीन बड़ा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज थ्रू BRI चाइना इज मेकिंग कल्चरल एक्सपेंशन। वो कल्चरल एक्सपेंशन कर रहा है।
चाइनीज़ लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स, कन्फ्यूशियस स्कूल्स ओपन हो रहे हैं अक्रॉस BRI कंट्रीज़, जो चाइनीज़ कल्चर को, चाइनीज़ आइडियालॉजी को मोर क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल बनाएंगे अमंग BRI कंट्रीज़। उसके अलावा फिर जो क्या कहते हैं चाइनीज़ ड्रामा, चाइनीज़ प्ले वगैरह प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं अक्रॉस BRI कंट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल PNCA हमारा जो हो गया, अलहम्रा हो गया, उसके कुछ हॉल्स या एक दो हॉल्स चाइना ने लीज पे लिए हुए हैं, वहाँ पे चाइनीज़ प्ले प्रेजेंट किए जाते हैं। सो कल्चरल एक्सपेंशन, चाइना सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं कर रहा, पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी कर रहा है, कल्चरल एक्सपेंशन भी कर रहा है थ्रू BRI। देन अनदर ऑब्जेक्टिव B3W का मेजर वो क्या है? द रिटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। जो वेस्टर्न कल्चर है, स्पेशली डेमोक्रेटिक कल्चर और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज और फिर इंग्लिश ड्रामा एंड लिटरेचर को रिटेन करना है, प्लस एक्सपैंड करना है और चाइनीज को काउंटर करना है। डन। इसी तरीके से फिर एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव, दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक। जियो स्ट्रेटेजिक कैसे है? वो आप उसको जियो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चाइना बना रहा है वो सारे जियो स्ट्रेटेजिक इन नेचर है। ऑल द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स आर जियो स्ट्रेटेजिक इन नेचर। दूसरा, चाइना क्या कर रहा है? अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम दे रहा है खुद को। उसके पास तो एक ट्रेड रास्ता है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, वो अब वो क्या कर रहा है? 6 कॉरिडोर्स डेवलप कर रहा है। तो अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम खुद के लिए डेवलप कर रहा है और वो भी 6। उसके बाद अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम फॉर यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, यानी सी पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और वो क्या होगा? वो जो अल्टरनेटिव राउट है वो फास्टर है, वो शॉर्टर है। दूसरी तरफ पे B3W के जरिए यूएस क्या करना चाह रहा है? मल्टीपल वेज, क्वाड के जरिए भी, क्वाड के जरिए भी कर रहा है, B3W के जरिए भी कर रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव। और फिर अभी जो AUKUS साइन हुआ, वो भी आपको अभी पढ़ाऊंगा, AUKUS जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ है। इन तमाम के जरिए क्या है? चाइना का जो ये अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट है या जियो स्ट्रेटेजिक का इनिशिएटिव है, उसको कंटेन करना है, ठीक, उसको सेटबैक देना है। सो कंपैरिजन हमने कर ली। कंक्लूजन कैसे करूंगा इसका? BRI इज कंपैरेटिवली अ स्मॉलर प्रोजेक्ट टू B3W इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। वो 1.3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, दूसरा 40 ट्रिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है। लेकिन BRI is a project that the practical manifestation of which has already begun. BRI practically manifestation शुरू हो चुकी है कई सारे ममालिक में, पाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, ईरान में, रशिया में, टर्की में, अजरबैजान में, म्यांमार में, आसियान कंट्रीज में। जबकि B3W is still an idea on paper, अभी तक वो आइडिया ऑन पेपर है। तो फ्यूचर में देखा जाएगा कि ये दोनों कितने एक दूसरे को क्या कहते हैं कंट्रडिक्ट करते हैं, काउंटर करते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। कैसे? जर्मनी, यूके और क्या कहते हैं इटली, ये तीनों B3W के भी पार्टनर्स हैं, और जबकि BRI में भी या चाइना के साथ उसके इंक्रीजिंग रिलेशंस भी हैं। तो क्या और आसियान कंट्रीज में भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आसियान कंट्रीज इनके एलाइज रहे हैं किसके? यूएस की या B3W के, और वहाँ पे चाइना भी पेनिट्रेशन कर रहा है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कंट्रोडिक्शन के बजाय क्या कहते हैं कन्वर्ज भी कर सकते हैं, ऐड एंड असिस्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ये है आपका BRI वर्सेस B3W। एक दूसरा टॉपिक हमारा AUKUS, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं AUKUS, AUKUS।
Australia, UK, United States of America. ACO stands for Australia, UK, and United States of America. It's a nuclear powered submarine deal. Nuclear powered submarine deal है जिसमें nuclear powered submarines would be constructed, built by US and क्या कहते हैं UK in Australia. US Australia jointly build करेंगे इनको कहाँ पे? That is in Australia. फिर ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील की एक बड़ी क्वालिटी क्या है? दैट इज फ्यूल का जो सोर्स है, दो किस्म के सबमरीन है ब्रॉडली. डीजल पावर्ड सबमरीन्स दैट कुड स्टे डीप इन द वाटर फॉर 3 to 4 weeks नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. On the other hand, दूसरा है nuclear powered submarines that could stay deep in the water for months, maximum years. 6 months से लेके आगे जाते जाएं ये it could stay deep in the water, क्योंकि इसमें स्टोरेज, यूरेनियम स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप इसको स्टे डीप इन द वाटर फॉर लॉन्ग कर सकते हैं. दूसरी इसकी बड़ी क्वालिटी क्या है? It is equipped with stealth technology. ये जो अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, दे आर इक्विप्ड विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. अभी जो ऑस्ट्रेलिया को दिए जा रहे हैं या बना के दिए जा रहे हैं वो भी इक्विप्ड है विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. मतलब क्या? सोनार जो रेडार हवा के लिए, ज़मीन के लिए है, सोनार सी के लिए है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उसे. तो दूसरी बड़ी क्वालिटी है. अच्छा, एक चीज इसमें यह भी क्लेरिफिकेशन हो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर नॉट न्यूक्लियर सबमरीन्स. मतलब इसमें न्यूक्लियर बम नहीं है, बल्कि यूरेनियम इज अ सोर्स फॉर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन. पावर सोर्स क्या है? यूरेनियम है, डीजल नहीं होगा. ठीक. Why the deal signed with क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया? ये डील ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों साइन हुई है? बल्कि उससे पहले फ्रांस इज एंटागोनाइज्ड विद द डील. फ्रांस इज enraged with the deal. क्यों? ऑस्ट्रेलिया साइंड डीजल पावर्ड सबमरीन डील विद फ्रांस. वो डील उन्होंने कैंसिल कर दी और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील साइन कर दी विद यूएस एंड यूके. सिर्फ, और इसकी वजह से क्या हुआ? मल्टी बिलियन डॉलर्स, द मिनिमम $20 billion अर्निंग अपॉर्चुनिटी या इनकम अपॉर्चुनिटी फ्रांस ने खो दी है. सो एनरेज्ड विद ऑस्ट्रेलिया. दूसरा, इट्स ऑल्सो एंटागोनाइज्ड विद इट्स नेटो पार्टनर्स यूके एंड यूएस, क्योंकि इन दोनों ने सबुताश करवाई है द ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जो सबमरीन क्या कहते हैं डीजल पावर्ड सबमरीन डील थी, वो सबुताश करवाई है. वाई द डील बीइंग साइंड विद ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील क्यों साइन हुई है? ऑस्ट्रेलिया has the most important strategic location in the Indo-Pacific. Indo-Pacific में एक बड़ी आइडियल लोकेशन है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की. It can easily access to different seas of the Indo-Pacific. साउथ ईस्ट चाइना सी में बड़े आराम से आ सकता है, अनइंटरप्टेड आ सकता है. सी ऑफ जापान, येलो सी वगैरह में वो इजीली आ सकता है.
तो यूएस को ऑस्ट्रेलिया की ये लोकेशन सूट करती है। दूसरा, यूएस हैज अ नेवल बेस एंड एयर बेस इन ऑस्ट्रेलिया। नेवल इंस्टॉलेशन बेस ना कहिएगा, नेवल इंस्टॉलेशन भी है और एयर बेस भी है ऑस्ट्रेलिया में। शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस इन द रीजन, इंडो पैसिफिक में, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है यूएस की। दो, तीसरी बड़ी बात, दैट इज ये डील क्यों साइन हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ? कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज द ऑब्जेक्टिव। चाइना की कंटेनमेंट बड़ा ऑब्जेक्टिव है। चाइना इज expanding its military clout, its strategic presence, not only in the South and East China Sea, but beyond. वो सिर्फ ईस्ट, साउथ और ईस्ट चाइना सी में एक्सेसिव मिलिटराइजेशन नहीं कर रहा, बल्कि बियॉन्ड भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स पे क्या है? चाइना मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहा है, जो कि नेबरहुड में है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंडेंजर्स द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और यूएस नहीं चाहता कि चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन मजीद हो, बियॉन्ड हो इन द इंडो पैसिफिक। साउथ और ईस्ट चाइना सी में तो ऑलरेडी हो चुकी है, मजीद ना हो, तो वो ये नहीं चाहता। सो रीजन ऑफ द डील क्या है? वाई द डील बीइंग साइंड विद ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी कंसर्न है, यूएस नहीं चाहता कि चाइना मजीद एक्सपैंड करे, राइट? ऑफ कोर्स, सो चाइना की कंटेनमेंट मेजर ऑब्जेक्टिव है। चाइना की काउंटर पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या है? मोर एंड मोर एक्सपेंशन इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। वो मिलिट्री एक्सपेंशन बढ़ाए जा रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और अब वो कहां पे आ गया है? इन द सोलोमन आइलैंड्स भी आ गया है, वहां पे वॉरशिप सबमरीन्स तक लेके आ गया है। तो चाइना इसको मिलिटरली काउंटर कर रहा है कि यानी वो भी मिलिट्री एक्सपेंशन साथ साथ में कर रहा है, बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पे चाइना की स्ट्रेटजी क्या है? दैट इज economic expansion or increasing economic relations with Australia, ASEAN and Japan, या उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ यूएस के बड़े क्लोज रिलेशंस रहे हैं, और वो भी किसके जरिए? RCEP के जरिए, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान के जरिए। ठीक, सो ये एक और पॉइंट है जो हमने पढ़ना था। उसके बाद फिर एक और चीज अभी आपको पढ़ा दूं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हम पूरा ये जो इंडो पैसिफिक है उसके की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है? पहले एक एक छोटे पॉइंट्स उठा रहा हूं, फिर ब्रॉडर पे आऊंगा। इसके बाद मैंने आपको RCEP भी करवाना है। क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये बेसिकली शुरू हुआ था 2007 में, आइडिया लॉन्च हुआ था 2004 में, मलाबार में जो एंड 2004 सुनामी, उस वक्त ये आइडिया पहली बार प्रेजेंट हुआ था, लेकिन लॉन्च हुआ था 2007 में, और 2008 में ये बंद हो गया दोबारा। ये आइडिया, इस पे काम नहीं हुआ, क्वाड पे, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, क्वाड शॉर्ट फॉर्म है। फिर ये 2017 में ये फिर रिवाइव हुआ। किसने रिवाइव किया? ट्रंप ने रिवाइव किया, ठीक? और बाइडेन इसको मजीद एक्सपैंड कर रहा है। 2021 में इसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई क्वाड की। क्वाड के 4 बड़े मेंबर्स हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। यूएस, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इसके 4 की मेंबर्स हैं. So it is a strategic forum comprising upon 4 nations, US, Australia, India and Japan. इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बड़ा ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक है, बाकी कहानी है. उसी के पर पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स हम बनाते हैं. टू वर्क फॉर फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो-पैसिफिक. टू वर्क for free, open, prosperous and inclusive Indo-Pacific. मतलब क्या? ये जो ये ग्रुप है, जो ये 4 कंट्रीज क्या चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में जितनी भी क्या कहते हैं ट्रेड राउट्स हैं वो ओपन हो, वो उसमें हर्डल्स ना हो बिकॉज ऑफ चाइना. स्पेशली चाइना जो ईस्ट और साउथ चाइना सी में इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन कर रहा है, हर्डल्स क्रिएट किए जा रहा है. वो जो ट्रेड राउट्स हैं, वो एक्सेसिबिलिटी है, वो इफेक्ट हो रही है. जो मैरी टाइम है वो इफेक्ट हो रहा है ट्रेड के लिहाज से. दूसरा, मैरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसी का दूसरा एक एस्पेक्ट है. मैरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट, मिलिटरली एक्सपेंशनिस्ट चाइना इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी एंड बियॉन्ड. अब तो सोलोमन आइलैंड्स भी आ गए. ठीक. इसके बाद इसने कई सारे मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं इन 4 ममालिक ने, ताकि यहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर की जाए. अब जो मेन प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया, जो मेन प्रिंसिपल है कि जो स्ट्रेटेजिक राउट्स हैं, सी राउट्स हैं इन द इंडो पैसिफिक, उसको फ्री ऑफ एनी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. मतलब कौन किसका? चाइना का मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पे नहीं होने देना. और फिर ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है टू रिड्यूस चाइनीज डोमिनेशन. दिस क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो चाइनीज डोमिनेशन इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी इन पर्टिकुलर, इंडो पैसिफिक इन जनरल, वो कम करना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं. 2, एक मैंने कहा फ्री मोबिलिटी है, मिलिट्री पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पे कम करना है, और वो किसका? चाइना का. और फिर चाइना का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन कम करनी है इस रीजन में, साउथ और ईस्ट चाइना सी में पर्टिकुलर एंड इंडो पैसिफिक इन जनरल. बेसिकली ये क्या कहते हैं, जो क्वाड है, इट वांट्स टू सिक्योर द क्या कहते हैं रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर. जो रूल बने हुए हैं, और वो रूल किसने बनाए हुए? यूएस ने बनाए हुए. यानी जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है इन द इंडो पैसिफिक, वही स्टेटस को बरकरार रहे. मतलब क्या? चाइना की राइज ना होने दी जाए किसी भी सूरत में. ठीक है. तो रूल बेस्ड ऑर्डर, RULE, रूल बेस्ड ऑर्डर बरकरार हो. और फिर वही बात मैंने जो पहले बताई, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, लिबरल ट्रेडिंग हो, लिबरल ट्रेडिंग हो, नेविगेशन फ्रीली हो. नेविगेशन कुड बी ट्रेड, कुड बी नॉन ट्रेड, मिलिट्री. तो फ्री नेविगेशन हो, उसमें हर्डल ना हो. और फिर लिबरल ट्रेडिंग हो, जितनी भी ट्रेड राउट्स हैं वो फ्रीली मूव करते जाएं या वो ऑपरेट करते जाएं. उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके जरिए कंटेन किया जाएगा चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज. वही यूएस चाहता है, वही इंडिया चाहता है.
the economic and military rise of China in the Indo-Pacific, especially इंडियन ओशन रीजन में, और उसमें भी स्पेशली अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में वगैरह में जो इंडिया के लिए थ्रेट है, यहां पे वो कंटेन करना चाहता है। और वो किसके जरिए करना चाहता है? यूएस के मदद से स्पेशली, और क्वाड के जरिए जनरली। In simple words, India through Quad trying to, with the support of Quad, is trying to counter the क्या कहते हैं, increasing Chinese military and economic influence, कम्युनिस्ट चाइना का जो इन्फ्लुएंस है। और फिर साथ साथ में इंडिया वुड बी इन अ पोजीशन टू टेक हेल्प ऑफ यूएस नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, या पूरा इनसे नेवल हेल्प ले ले टू कंटेन चाइना और कंडक्ट स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन इन द इंडो पैसिफिक। नेवल जो फ्रंट है उसको यूज किया जाए, यूएस, इंडिया का अपना, यूएस का थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, और फिर बकिया इंडिया अपनी एक्सप्लोरेशन करे, एक्सपेंशन करे इस रीजन में, यानी इंडो पैसिफिक में स्पेशली। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो मैंने आपको बताया, दैट इज टू कंटेन चाइना। अब कैन इट कंटेन चाइना? क्या ये चाइना को कंटेन कर पाएगा? Western academia, especially US academia, and Indians, they are calling Quad as Asian version of NATO, कि ये एक नेटो जैसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। मैंने आपको पहले बताया क्वाड का इकोनॉमिक एस्पेक्ट प्रीडोमिनेंटली नहीं है, इसका प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक है, मिलिट्री है, पॉलिटिकल है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेनिंग चाइना। तो ये एशियन वर्जन ऑफ नेटो है। हमने क्या देखा इन द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दहाई में हमने यूएस रिलेशंस विद चाइना देखे कि डिटेरियोरेट होते रहे। क्यों होते रहे वो आपको मैंने वो जो कोल्ड वॉर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देना है, वो उसमें वो पॉइंट्स मैंने बताने हैं आपको। सो प्राइमरीली इकोनॉमिक रीजन रहा, क्योंकि यूएस इज अनएबल टू कम्पीट विद चाइना इकोनॉमिकली स्पीकिंग। एक तो वर्सनिंग बायलैटरल रिलेशंस है ऑफ चाइना विद यूएस, दूसरी तरफ पे इंडिया के साथ क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हैं। इसी तरीके से जापान के साथ, उनके साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ओवर द आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके रिलेशन डिटोरिएट करते रहे हैं, स्पेशली अभी जो यूएस ऑस्ट्रेलिया ग्रोइंग डिफेंस रिलेशंस है एक, और दूसरी तरफ पे चाइनाज इंक्रीजिंग डिफेंस इंस्टॉलेशंस इन द क्या कहते हैं सोलोमन आइलैंड्स। अब क्या है क्वाड का या इन 4 ममालिक का इंक्रीजिंगली हार्डनिंग एटीट्यूड है, इंक्रीजिंगली हार्डनिंग एटीट्यूड है ऑफ क्या कहते हैं ऑल दीज 4 कंट्रीज टुवर्ड्स चाइना। रिजल्टेंटली क्वाड क्या है? क्वाड इज
an organization that would make an effort to try to deter China's ability to challenge the rule-based order. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है इन द इंडो पैसिफिक, वो जो चाइना इंक्रीजिंगली चैलेंज किए जा रहा है, उसको काउंटर किया जाएगा क्वाड के जरिए। ठीक, इससे क्या होगा, चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज आर राइजिंग, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, तो ये there is an opportunity, could be कह रहा हूं, there is an opportunity that these countries would collaborate more and more with United States of America on the platform of Quad to go for more and more military and strategic collaboration to counterweight China, counterbalance China, counterweight China. ये भी possibility है। लेकिन चाइना जो बेजिंग ने स्टेटस को बनाया हुआ है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में जो बना रहा है, और फिर ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में, वो मिनिमाइज करना है इन्होंने। ठीक, दूसरी तरफ पे the way US and Europe on the platform of NATO was unanimous to counter USSR of the past and Russia or resurging Russia of today, उसी तरीके से क्वाड members में the consensus is lacking. There is an overwhelming lack of consensus among Quad countries how to counter China. Washington क्या चाहता है, ये एक फ्रेज याद रखिएगा, Washington wants to continue the Cold War style strategy. जो उसने कोल्ड वॉर अगेंस्ट यूएसएसआर लड़ी, उसी तरह की स्ट्रेटेजी वो चाइना के खिलाफ भी इंडो पैसिफिक में चलाना चाहता है थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड। और इस स्ट्रेटेजी के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया प्रीडोमिनेंटली एग्री नहीं करते, पार्शली तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली एग्री नहीं करते। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों क्या चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू गो दैट फार अगेंस्ट चाइना इन अलायंस विद यूएस, दे डू नॉट वांट टू एंटर इनटू अ डायरेक्ट वॉर लाइक रिलेशनशिप, वॉर लाइक रिलेशंस विद चाइना, यानी इतनी एंटेगोनिज्म वो नहीं चाहते। और ना चाहने की वजह क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना इन द रीजन, जापान द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द रीजन, इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेड पार्टनर इन द रीजन। इस पूरे इंडो पैसिफिक की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया टॉप, जापान सेकंड, इंडिया फोर्थ ट्रेड पार्टनर है। तो वो इस हद तक जाना नहीं चाहते। तो यूएस चाहता है कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी, जबकि ये जो बकिया हैं वो इस हद तक नहीं जाना चाहते। और दे वांट, वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि चाइना का जो स्ट्रेटेजी है, एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी है, उसको काउंटर किया जाए थ्रू क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके जरिए उसको काउंटर किया जाए। चाइना सिर्फ मिलिटरीली एक्सपैंड तो नहीं कर रहा है,
बल्कि उसका जो चाइनीज पॉलिटिकल कल्चर है वो भी एक्सपैंड किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? हांगकांग, हांगकांग में वो अपना जो चाइनीज लॉज हैं वो इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से ताइवान के लिए वो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंगली एंडेंजरिंग क्या कहते हैं, या ताइवान्स इंटरनल सिक्योरिटी, या चाइना वहाँ पे भी अपना पॉलिटिकल जो क्लाउड है वो बढ़ाना चाहता है, वही जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो बढ़ाना चाहता है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि चाइना को पॉलिटिकली काउंटर किया जाए, उनका जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है वो रोका जाए, रादर देन डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। फिर एक और पॉइंट भी है, ऑस्ट्रेलिया और जापान बोथ आर द पार्टनर्स ऑफ RCEP। जब मैंने ट्रेड पार्टनर्स हैं ऑफ चाइना, तभी ये पॉइंट मुझे देना चाहिए था कि ये दोनों क्या हैं, RCEP की पार्टनर्स भी है। रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान जो चाइना लेड है उसके पार्टनर्स भी हैं। तो वो इंक्रीजिंग एंटागोनिज्म या एक्सट्रीम रिलेशंस विद चाइना नहीं चाहते, जो US चाहता है। फिर क्वाड, इज इट एन इकोनॉमिक अल्टरनेटिव? प्रोबेबली नॉट। ये शायद इकोनॉमिक अल्टरनेटिव, हम उसको अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं देख रहे हैं। क्वाड primarily is a strategic initiative of US, Australia, Japan and India to contain China, but it does not offer क्या कहते हैं alternative to economic diplomacy of China। जो क्वाड है वो मिलिट्री इनिशिएटिव तो है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव तो है, लेकिन इकोनॉमिक नहीं है जो काउंटर कर सके द चाइनीज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। डन, आप लोगों का ये टॉपिक भी हो गया। उसके बाद है RCEP, थोड़ा सा पुराना है लेकिन हम इसको क्वाड के साथ एक लिंक करेंगे। I'll take them later on। एक बार मैं पूरा ये चाइना सारा कुछ कर लूँ, उसके बाद जितनी भी क्वेश्चंस I'll take those questions। Trans-Pacific Partnership, an initiative led by Obama in 8 and 9। ओबामा ने इसको इनिशिएट किया और प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट किया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान कंट्रीज, दे आर 10 in number, साउथ कोरिया, 15 ममालिक थे इसमें। US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान और 10 आसियान कंट्रीज। इट वॉज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ये ऑर्गेनाइजेशन था जो इकोनॉमिक लेड था, ट्रेड लेड था। कोई 30% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉज अमंग TPP नेशंस। ठीक, लेकिन ट्रंप पुल्ड US आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ट्रंप ने US को इस एग्रीमेंट से निकाल दिया।
क्यों निकाला? बिकॉज यूएस was unable to increase its exports towards the TPP nations. On the contrary, imports में क्या हुआ? Abnormal increase आया of US from TPP nations. Import में इजाफा हुआ, export उस तरह से नहीं बढ़े. So trade imbalance रहा, trade deficit बढ़ा. तो Trump being a nationalist, following the policy of America first, American first, American product first, American industries first, उसने क्या कर दिया? Pulled US out of TPP. US को TPP से निकाल दिया. This gave China an opportunity to increase trade relations with the rest of the TPP nations. Resultantly, RCEP, Regional Comprehensive Economic Plan, was signed. Regional Comprehensive Economic Plan sign हुआ. उन बके तमाम वही ममालिक हैं, सिर्फ उसमें क्या कहते हैं, यूएस निकल गया. यूएस निकल गया, बाकी तमाम वही ममालिक है. अब आरसीपी जो रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान है, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन क्या कहते हैं, चाइना ऑन वन हैंड एंड आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऑन द अदर. ये टोटल यहां पे कितने लोग आबाद हैं इस पूरे आरसीपी रीजन में? 2.2 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 1.4 बिलियन सिर्फ चाइना के हैं. दूसरी बड़ी बात इसमें क्या है? दिस इज एंड वुड बी द लार्जेस्ट ट्रेड क्या कहते हैं, ब्लॉक in the modern world. Comprising upon 25 trillion plus economies. 25 trillion plus की economies है. Around 14 trillion plus minus China की है. कोई 5 ट्रिलियन प्लस जापान की है, 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन ऑस्ट्रेलिया की है, इसी तरीके से साउथ कोरिया, आसियान कंट्रीज वगैरह वगैरह. तो 25 ट्रिलियन प्लस की ये इकोनॉमिक ब्लॉक है. और इनमें क्या होगा? फ्री ट्रेड होगा, प्रेफरेशनल ट्रेड होगा. फ्री ट्रेड, प्रेफरेशनल ट्रेड मतलब क्या? द रिमूवल ऑफ द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स फर्स्ट विद द मेंबर नेशंस एंड देन विद द वर्ल्ड. इस डील से क्या होगा? The economic influence of US in the Indo-Pacific would decline. जो यूएस का इंडो-पैसिफिक में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन करेगा. क्योंकि वो टीपीपी से निकल गया और उसके बजाय चाइना ने आरसीपी साइन कर लिया. तो अब इन तमाम ममालिक का इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशंस हैं विद चाइना. एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम्पल इज जापान. इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशंस ऑफ आसियान कंट्रीज, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया विद चाइना. तो एक तरफ पे चाइना पहले यूं हेड ये बनाए, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है. अब यूएस को पहले कर दे या चाइना को पहले कर दे, आपकी मर्जी.
यूएस टीपीपी से निकल गया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द रीजनल कंट्रीज डिक्लाइन होना शुरू हुई, क्योंकि यूएस ने इन तमाम कंट्रीज पे टैरिफ बैरियर्स लागू किए। सिर्फ चाइना पे टैक्सेस लागू नहीं किए, बल्कि जापान पे किए, ऑस्ट्रेलिया पे किए, आसियान कंट्रीज पे किए, और इसने मौका दे दिया चाइना को टू साइन आरसीईपी विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। रिजल्टेंटली इनके साथ ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ। तो यूएस का इकोनॉमिक क्लाउड डिक्लाइन कर रहा है, चाइना का राइज कर रहा है। उसके बाद द रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन इन द रीजन। वही बात जो मैंने अभी कही, सिर्फ चाइना का क्लाउड नहीं बढ़ रहा, यूएस का क्लाउड कम हो रहा है, चाइना का बढ़ रहा है। तीसरी बड़ी बात यहां पे क्या हो रही है, रीजनल इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ रही है। चाइना एंड the rest of the members of RCEP and RCEP के बकिया members का आपस में ट्रेड बढ़ेगा। RCEP में दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो टॉप 7 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है, उसमें से दो बड़ी इकोनॉमीज RCEP में है, चाइना एंड जापान। तो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन आरसीईपी मेंबर्स में बढ़ेगी, और स्पेशली दुनिया के अमंग द 2 मेजर इकोनॉमीज ऑफ द टॉप 7 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, उसमें से 2 मेजर इकोनॉमीज इसके मेंबर है, उनमें कोलैबोरेशन बढ़ेगी। मजीद बाय 2030 इट इज एस्टिमेटेड कि जो जीडीपी ट्रेडिंग है वो कितनी हो जाएगी, जो वर्ल्ड जीडीपी ट्रेडिंग है उसमें से 0.4% इस ब्लॉक में इंक्रीज आएगा। वर्ल्ड के मुकाबले में यहां पे 0.4%, और ये कम से कम $170 बिलियन का इंक्रीज आएगा, $170 बिलियन प्लस का इंक्रीज आएगा, जिसमें आसियान के साथ ज्यादा इंक्रीज आएगा। सॉरी, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है, उसके बाद आसियान के साथ आएगा, साउथ कोरिया के साथ आएगा। उसके बाद RCEP sends out a message that ASEAN countries do not want to choose side between US and China। ये बड़ा क्लियर पॉइंट है कि आसियान कंट्रीज, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो किसी हद तक राइवलरी विद चाइना ज्यादा है, लेकिन आसियान कंट्रीज की राइवलरी इतनी ज्यादा नहीं है, प्लस दे आर स्मॉलर कंट्रीज। Majority of the ASEAN countries have decided not to choose a side in the US-China rivalry। और RCEP एक बड़ा सिग्नल है या साइन है इसका कि इन आसियान कंट्रीज ने RCEP को साइन करके ये डिसाइड किया है। और क्वाड के प्लेटफॉर्म पे जो हेजिटेंस हम शो देख रहे हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, और फिर इंक्रीजिंग ट्रेड कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, तो वो भी शायद जो कोल्ड वॉर राइवलरी है या कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी ऑफ यूएस है, वो पॉलिसी जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अडॉप्ट नहीं करेंगे। They are on the side of America, but they would not adopt the Cold War strategy जो यूएस अडॉप्ट किए बैठा है या किए जा रहा है। और दूसरी तरफ पे आसियान क्या कर रहे हैं, दे वुड लाइक टू स्टे न्यूट्रल, वो इस कोल्ड वॉर में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, इंडिया के फियर्स क्या हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है RCEP का, तो इंडिया के इसके फियर्स क्या हैं। एक,
India fears that if it joined the deal, domestic market would have been swamped by imports. अगर चाइना का इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहा है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उसके इंपोर्ट्स में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स में उतना अकॉर्डिंगली इजाफा नहीं होगा, तो वो इसलिए उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर इसने जो आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, इससे क्या होगा? जो मोदी का जो इंडिया है, जो मोदी स्टाइल ऑफ इंडिया है, जो मोदी द मेकिंग ऑफ इंडिया जो मोदी कर रहा है, लेट मी कॉल इट द रीमेकिंग ऑफ इंडिया। मैंने आपको सेकुलरिज्म से हिंदुत्व पढ़ाया होगा। द रीमेकिंग ऑफ इंडिया जो कर रहा है, वो इनिशिएटिव मजीद स्ट्रांग होगा। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है आरसीईपी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा है, और स्पेशली इंडस्ट्री और फार्मर्स जो इंडिया के हैं उनको बड़े सेटबैक्स हुए हैं, और वो भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ चाइना। So India not becoming the member of RCEP, रीजंस क्या हैं? अपनी इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना था, ट्रेड डेफिसिट जो इसका बेतहाशा है विद तमाम आरसीईपी कंट्री स्पेशली विद चाइना, उसको मजीद बढ़ने नहीं देना था। दो, तीसरा, जो मोदी इंडिया को चेंज कर रहा है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, जो एक नया स्टाइल और उसको वेस्ट के साथ लिंक किया जा रहा है, तो आरसीईपी उसमें एक हर्डल बनता, इसलिए उसको ज्वाइन नहीं किया। एक और बड़ा पॉइंट, आरसीईपी इज अ थ्रेट टू यूएस हेजेमनी। क्या जो आरसीईपी है वो यूएस की इकोनॉमिक हेजेमनी के लिए थ्रेट है? पहली बात, यूएस पुल्ड आउट ऑफ टीपीपी दैट प्रोवाइडेड अमेरिका विद अ ह्यूज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑन क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान, साउथ कोरिया। लेकिन अब चूंकि वो ट्रांस पैसिफिक से निकल गया, अब क्या होगा? चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और बढ़ रहा है इकोनॉमिकली। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और मजीद बढ़ रहा है ट्रेड। जापान दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, मजीद बढ़ रहा है ट्रेड। आसियान का ट्रेड चाइना के साथ बढ़ रहा है, स्पेशली जब से चाइना ने आसियान कंट्रीज को बीआरआई का हिस्सा बनाया है। तो यूएस का क्लाउट, इकोनॉमिक क्लाउट कम होता जाएगा, चाइना का बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टीपीपी से जो डिटैचमेंट कर दी, वही बात जो डिटैचमेंट कर दी, उससे क्या हुआ? जो इकोनॉमिक प्रोसेस है ऑफ एशियन इकोनॉमीज या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ऑफ एशियन इकोनॉमीज, उसको एक मौका मिला टू इंटीग्रेट विद ईच अदर। यानी चाइना को मौका मिला
टू इंटीग्रेट विद द रेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं टीपीपी नेशंस, जो अब आरसीईपी बना, और आरसीईपी के बकिया इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट करें, क्योंकि यूएस ने इन तमाम पे टैरिफ बैरियर लगा दिए। तो चाइना का ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द आरसीईपी कंट्रीज सिर्फ नहीं बढ़ा, आरसीईपी कंट्रीज का भी ट्रेड आपस में बढ़ा, तो इंटीग्रेशन बढ़ रही है। तो इंटीग्रेशन जितनी बढ़ेगी, चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आपस में इंटीग्रेशन बढ़ेगी, यूएस पे डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। इसके अलावा फिर एक और है, आरसीईपी could be called as a failure of American strategy to encircle China in the Indo-Pacific, especially Western Pacific. Indo-Pacific में, स्पेशली वेस्टर्न पैसिफिक में उसको एनसर्कल करने के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई जाता रहा है अमेरिका, उसको काउंटर करने का एक तरीका मिल गया है चाइना को इन द फॉर्म ऑफ आरसीईपी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि क्वाड में जो यूएस के ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी है। ऑस्ट्रेलिया को, जापान को वो सूट नहीं करती, और सूट ना करने की वजह क्या? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद चाइना, और वो मजीद बढ़ रही है बिकॉज ऑफ आरसीईपी। डन? दोनों को साथ लिंक कर रहा हूं, क्वाड को, आरसीईपी को। तो क्वाड तो क्या कर रहा है? चाइना को एनसर्कल करने की कोशिश है, ब्रॉडर है एफर्ट, और फिर क्वाड उसका हिस्सा है, और वो भी वेस्टर्न क्या कहते हैं पैसिफिक में जो हम देख रहे हैं। अब वो चांसेस कम होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर आरसीईपी एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, कंक्लूजन में ये करूंगा कि विद आरसीईपी the dream of US to contain China may not become true, and RCEP diminishes or undermines the importance of Quad. Or in other words, the future in Indo-Pacific belongs to RCEP, not Quad. जो फ्यूचर है वो इंडो पैसिफिक में किसका है? आरसीईपी का है, क्वाड का नहीं है। जी, अभी क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, उसके बाद अगर हुआ तो फिर मैं यूएस चाइना जनरली जो कोल्ड वॉर राइवलरी है भी नहीं, कितनी है, उसके भी पे कुछ की पॉइंट्स इनको दे दूंगा। अच्छा, देखें, मैंने आप लोगों को बीआरआई पढ़ाया है और सीपैक पढ़ाया है फेज 2, उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स में ये टॉपिक्स आप बिल्कुल निकले हुए, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो आंसर करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। अफगानिस्तान, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द अरेबियन सी, उसके अलावा फिर बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, बीएलयूएफ, और बीएलए में स्पेशली अब मजीद ब्रिगेड जो है, मजीद ब्रिगेड, जिसमें अभी खातून ने जो एक एजुकेटेड स्कूल टीचर थी उसने सुसाइड बमिंग की। उसके हस्बैंड के मुताबिक शी वाज मेंटली नॉट साउंड वगैरह जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो द स्ट्रैटेजी इज टू फेल बीआरआई, और बीआरआई को फेल करने के मल्टीपल तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं। सी पैक इन पाकिस्तान हम बात करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ बीआरआई। वो उसको फेल करने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है? इंस्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान, कराची, ओवरऑल पाकिस्तान। हमने अभी ये हमला देखा, उससे पहले दासू में हमने चाइनीज वर्कर्स पे अटैक देखा, इसी तरीके से गवादर में हमला देखा, क्वेटा में हमला देखा, वगैरह वगैरह।
चाइनीज़ क्या कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज कराची है उस पर हमला हुआ, उसमें से एक बड़ा पोर्शन ऑफ शेयर चाइनीज़ ने ख़रीदा हुआ है, उधर हमला हुआ। चाइनीज़ काउंसलेट कराची पे 2018 में हमला हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो सी पैक को फेल करने की कोशिश हो रही है। और अफ़गानिस्तान में डिज़ायर्ड पीस और स्टेबिलिटी भी अभी तक नहीं आ रही है। तो थ्रेट्स टू BRI इन जनरल, सी पैक इन पर्टिकुलर बढ़ रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन चाइना वुड नॉट बैक आउट। चाइना का जो फ्यूचर है BRI का, वो बहुत बड़ा है। तो वो बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन कैजुअलिटीज़ उससे वो पीछे नहीं हटेगा। ऑफ कोर्स इट वुड प्रेशराइज पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज जो BRI के हिस्से हैं, जहाँ पे ये ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट सामने आ रहे हैं, उनको वो प्रेशराइज करेंगे टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लाइव्स ऑफ चाइनीज़ एंड द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द चाइनीज़। लेकिन वो इन प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इससे क्या गेन किया है? Australia is an emerging strategic player in the region. Australia wants to build its defense muscles, or nuclear powered submarine that is having multiple क्या कहते हैं salient features, attractive features, especially stealth technology. वो अब टफ टाइम देगा चाइना को। तो चाइना ऑस्ट्रेलिया कई सारे गेन्स कर रहा है और कर चुका है, और ये एक बहुत बड़ा गेन है ये जो डील की है आकोस की। कैन वी से B3W इज चेंजिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, इसको यूं ना कहिएगा, यूं कहिएगा कि BRI is challenging the existing world order. जो राइज ऑफ चाइना है एंड रिसर्जिंग रशिया है, दे आर चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। जो US लेड ऑर्डर है वो चैलेंज कर रहे हैं, ठीक। और चाइना जो चैलेंज कर रहा है उनमें से एक है इकोनॉमिक ऑर्डर को, जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल ऑर्डर को वो कैसे चैलेंज कर रहा है? थ्रू BRI। लेकिन B3W क्या है? द कंटिन्यूएशन ऑफ द वेस्टर्न लेड US लेड ऑर्डर। कैन वी कॉल क्वाड द एशिया पैसिफिक नेटो? अभी मैंने आपको कहा कि एशियन नेटो या इसको इंडो पैसिफिक नेटो का एक वो मिल रहा है, इसको रिजेंबल किया जा रहा है, लेकिन टाइम बताएगा कि क्या ये ऐसा बन पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के और जापान के आउटराइटली एग्रेसिव मिलिट्री डिजाइंस अगेंस्ट चाइना नजर नहीं आ रहे। वो एंगेजमेंट पॉलिसी को प्रेफर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर इसी टॉपिक का एक और एस्पेक्ट, चूंकि हम ये जो ऑर्डरिज्म की बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, US चाइना कोल्ड वॉर्स, ये भी आपको की पॉइंट्स बता दूं। US चाइना कोल्ड वॉर क्यों हो रही है? In 1991, the fall of communist USSR was called the end of the history, and it was presumed that US-led order would continue to dominate the world for a long time, and no serious threat would emerge, whether in the form of Russia or any other country, to seriously or potentially challenge the US hegemony. लेकिन हमने क्या देखा? इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, ये US चाइना कोल्ड वॉर 2 जो आजकल कोट किया जा रहा, क्या ये कोल्ड वॉर है भी कि नहीं, उसके पॉइंट्स दे रहा हूं।
लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना हैज बिकम अ पोटेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट फॉर द यूएस हेजेमनी। कैसे? China has become the world's largest producer and exporter of consumer goods. China has become the world's largest exporter. China has become the largest trade partner of Australia, Japan, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूरोप, उसके बाद मिडल ईस्ट का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, अफ्रीकन कंट्रीज का लार्जेस्ट पार्टनर एंड मैनी ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ऑल दीज मार्केट्स वंस उनका मेजर ट्रेड पार्टनर कौन था? यूएस था। अब वो रिप्लेस हुआ है या रिप्लेस किया है चाइना ने। इवन यूएस चाइना ट्रेड हेवली इन द फेवर ऑफ चाइना। आपने ये एक पैराग्राफ बिल्ड किया। ऐसा कैसे हुआ? एक दो सेंटेंसेस कि चाइना की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्ट्स वो बहुत चीप है और अमेरिका कंपीट नहीं कर पा रहा, अमेरिकन प्रोडक्ट्स उसको कंपीट नहीं कर पा रहे। रिजल्टेंटली इवन यूएस चाइना ट्रेड हेवली इन द फेवर ऑफ चाइना। टू काउंटर चाइना, स्पेशली द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, नंबर वन, सबसे पहले क्या कर दिया? ट्रेड वॉर लॉन्च कर दी। मेरे प्रीवियस रिवीजन क्लासेस में ये ट्रेड वॉर होगा। मेरे तमाम स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए उनको मैंने ट्रेड वॉर पढ़ाई हुई होगी, तो आप लोग वहां से ट्रेड वॉर के सिंपल ये कर दें कि कोई 400 अरब डॉलर के 400 बिलियन डॉलर प्लस अमेरिका चाइनीज गुड्स वर हेवीली टैक्स्ड बाय अमेरिका। अमेरिका ने चाइना के 400 बिलियन डॉलर के गुड्स के जो वो इंपोर्ट कर रहा था यूएस फ्रॉम चाइना, उस पे हैवी ड्यूटीज इंपोज की, टैरिफ बैरियर्स लागू कर दिए। एंड रिटर्न चाइना ने रिटेलिएट किया और चाइना ने कोई 116 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस पे हैवी ड्यूटीज लागू कर दिए। तो ये दोनों एंटर हुए हैं इनटू ट्रेड वॉर, जिसको इनिशिएट किया यूएस ने, रिटेलिएट किया चाइना ने। यूएस ने क्यों इनिशिएट किया? अमेरिकन प्रोडक्ट्स मुकाबला नहीं कर पा रहे थे विद द चाइनीज प्रोडक्ट्स। रिजल्टेंटली लोकल इंडस्ट्री को सेटबैक हुआ इन अमेरिका। उसके अलावा फिर जो ट्रेड डेफिसिट था 635 बिलियन डॉलर, उसमें से अलोन चाइना के साथ मोर देन 300 बिलियन डॉलर्स था। So these and more were the factors that compelled US to impose tariff barriers on China. Resultantly, China retaliated. एक बड़ी कंपटीशन इकोनॉमिक मैंने बताई आपको। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने BRI वर्सेस B3W आपको करवाया इकोनॉमिक का। तीसरा, दैट इज करेंसी। करेंसी में इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन क्या हो रही है? China wants to end the dollar hegemony. चाइना डॉलर हेजेमनी को खत्म करना चाहता है। डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी है। कैसे? वन, मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द इंटरनेशनल एंड रीजनल एंड नेशनल मॉनेटरी बॉडीज यानी बैंक्स, वो किस में रिजर्व्स रख रहे हैं? डॉलर्स में। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में हो रहा है। सो इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर की हेजेमनी है। और ये हेजेमनी बनी कैसे है? 3 स्टेप्स, ज्यादा कहानी नहीं बनाएंगे। 1, द फॉल ऑफ पाउंड हुआ। यूके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड की वजह से उसकी फॉल हुई, तो फॉल ऑफ यूके मीन्स द फॉल ऑफ पाउंड। इसने मौका दे दिया डॉलर को टू राइज। एक। दूसरा, ब्रिटेन वुड सिस्टम, BRETTON, वुड्स, WOODS, वुड सिस्टम। इसने क्या कर दिया? डॉलर को मौका दिया कि वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक करेंसी बने। कैसे?
IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने अपने रिजर्व्स किस में रखना शुरू कर दिए? डॉलर में। IMF यूरो में भी रख रहा है, क्या कहते हैं, पाउंड में भी रख रहा है, लेकिन मेजर सोर्स इज इन डॉलर्स। और फिर साथ साथ में क्या हुआ? यूरोपियन कंट्रीज एग्रीड कि उनके स्टेट बैंक्स वुड कीप देयर रिजर्व्स इन डॉलर्स। यूरोपियन कंट्रीज और बकिया कई सारे ममालिक एग्री कर गए टू कीप देयर रिजर्व्स और स्टेट बैंक रिजर्व्स इन डॉलर्स। तो ये हो गया। उसके बाद एक और हुआ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल ट्रेड डॉलर में करेगा। फिर सऊदी अरेबिया के देखा देखी बकिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी अडॉप्ट किया। फिर ओपैक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के प्लेटफॉर्म पर रिजोल्यूशन पास हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होगा। सो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलराइज कर दिया। अब चाइना क्या कर रहा है? इस डॉलर हेजेमनी को तोड़ना चाहता है। उसके लिए स्टेप्स क्या उठा रहा है? नंबर 1 स्टेप उसने क्या उठाया? 34 कंट्रीज इन द वर्ल्ड के साथ वो एग्रीमेंट कर चुका है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। दूसरा वो क्या कर चुका है? दैट एज यानी इनके साथ ट्रेड क्या होगा? द ट्रेड ऑफ चाइना विद दीज कंट्रीज इन फ्यूचर वुड बी yuan versus the respective currencies of the respective countries. Russia China trade yuan versus ruble, Pakistan China trade yuan versus PKR. ठीक। सो एक तो ये कर रहा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कर रहा है डॉलर की हेजेमनी को खत्म करने के लिए। एक और, इट इज ट्राइंग टू एंटर इनटू पेट्रो युआन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। आजकल कई वो सारे हम खबरें सुन रहे हैं कि पेट्रो युआन एग्रीमेंट की एफर्ट्स हो रही है। चाइना हैज बीन डूइंग दैट एफर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, especially 2016 onward. China has been trying to enter into petro yuan agreement with Saudi Arabia, लेकिन सऊदी अरेबिया अभी तक ऐसा एग्रीमेंट करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। ऐसे न्यूज़ अब आना शुरू हुई है कि सऊदी अरेबिया may have started thinking of signing a petro yuan agreement with China। और वो क्या होगा? The import of China from Saudi Arabia would be in yuan। बकिया तमाम ट्रेड ऑफ सऊदी अरेबिया ऑयल ट्रेड युआन में नहीं होगा, सिर्फ चाइना का जो इंपोर्ट है वो युआन में होंगे। तो ये न्यूज़ आना शुरू हुई। अगर ऐसा होता है ये एक बहुत बड़ा विन होगा, क्या कहते हैं, जियो इकोनॉमिक या करेंसी पॉलिटिक्स में विन होगा फॉर चाइना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यूएस पर एक सिवियर करेगा रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट इज गॉन, यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप इज गॉन, दैट इंपॉर्टेंट द एग्रीमेंट इज। तो उसके लिए वो इवन सऊदी अरेबिया में अनरेस्ट भी करवा सकता है, रेजीम चेंज भी करवा सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद फिर इकोनॉमिक की मैंने 3 बातें कही। ट्रेड में कंपटीशन हो रहा है तो ट्रेड वॉर शुरू हो गई। जियो इकोनॉमिक, तीसरा करेंसी। ये कोल्ड वॉर का या राइवलरी, कोल्ड वॉर नाम दो या ना दो आपकी मर्जी है। अगर पेपर में कोल्ड वॉर स्टेटमेंट आए तो आप देंगे, वरना ना दें। हाँ, ये जरूर है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको कोल्ड वॉर 2 का नाम दे रहे हैं कि कोल्ड वॉर 2 हैज ऑलरेडी बिगन, दैट इज बिटवीन यूएस एंड चाइना। और उसका बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ट्रेड वॉर है, करेंसी वॉर है, और तीसरा जियो इकोनॉमिक वॉर इन द फॉर्म ऑफ BRI वर्सेस B3W है। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक, जियो
स्ट्रेटेजिक है। अच्छा, जियो स्ट्रेटेजिक में आप क्या बताएंगे? दैट इज क्वाड, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। दूसरा आकूस, अभी मैंने एक्सप्लेन करके दिया आपको, 2 पॉइंट्स। तीसरा दैट इज यूएस चाइना राइवलरी इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। साउथ और ईस्ट चाइना सी में ये थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं। साउथ और ईस्ट चाइना सी में इन दोनों के दरमियान में जो राइवलरी है वो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान में। बेसिकली देयर आर 400 प्लस आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी, और उस पर टेरिटोरियल क्लेम है बिटवीन आसियान कंट्रीज ऑन वन हैंड, जापान ऑन द अदर। 400 प्लस आइलैंड्स हैं जिनमें 2 बड़े सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं, पैरासेल आइलैंड्स, पैरासेल, दूसरा स्प्राटलेज आइलैंड्स। आसियान कंट्रीज क्लेम करते हैं उन आइलैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज या इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, जबकि चाइना क्लेम करता है 9 डॉश लाइन्स, 9 डॉश DASH डॉश लाइन्स के बुनियाद पे। ये इमेजिनरी लाइन्स है जो चाइना ने ड्रॉ किए हुए हैं साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, के हिस्टोरिकली ये तमाम एरिया विद इन द 9 डॉश लाइन्स चाइना के हुआ करते थे, तो ये अब हमारे हैं। तो वो हिस्ट्री की बुनियाद पे क्लेम कर रहा है। प्लस फिजिकल प्रेजेंस चाइना बना चुका है कई सारे आइलैंड्स पे। ठीक, इसके बाद फिर यही इसी का सिनोनिमस प्रॉब्लम है ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जापान एंड चाइना। जापान क्लेम करता है आइलैंड्स इन द सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स वहां पे सिनकाकू आइलैंड्स, सिनकाकू आइलैंड्स। तो वो क्लेम करता है आइलैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैरीटाइम लॉ के बुनियाद पे, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के बुनियाद पे, जबकि चाइना क्लेम करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं 9 डॉश लाइन, हिस्ट्री की बुनियाद पे, कि हिस्टोरिकली ये हमारे हैं। यूएस सपोर्ट्स आसियान कंट्रीज on one hand, Japan on the other, and oppose China. चाइना को अपोज कर रहा है कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हो, और इंटरनेशनल लॉ वो लॉ जिसका यूएस खुद सिग्नेटरी नहीं है। चाइना की तरह यूएस खुद सिग्नेटरी नहीं है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज, सपोर्ट कर रहा है। ठीक, सो आप एक ये पॉइंट भी उसमें ऐड करेंगे। और फिर मजीद क्या किया है, यूएस ने हैवी मिलिटराइजेशन की है इन द इंडो पैसिफिक, मिलिटराइजेशन की है इन द इंडो पैसिफिक। कहां पे की है? स्ट्रेट ऑफ मलाका में की है, स्ट्रेट ऑफ मलाका में की है। ओकिनावा नेवल बेस है, ओकिनावा। गुआम है, जापान के उस साइड पे है, जब गुआम है। इसी तरीके से यूएस का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं नेवल फ्लीट और वन ऑफ द बिगेस्ट क्या कहते हैं सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल फ्लीट कहां पे है? दैट इज इन द ईस्ट चाइना सी, जो एंडेंजर करता है द स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ चाइना। चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज काउंटर रिएक्टिंग, चाइना काउंटर रिएक्ट कर रहा है मिलिटरली। कैसे? इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। या आई एम श्योर सब लोगों ने ये पॉइंट भी पढ़ा हुआ होगा कि चाइना कहाँ कहाँ पे कितनी इंस्टॉलेशन कर रहा है। उसके बाद आर्टिफिशियल आइलैंड्स बिल्डिंग कर रहा है इन द साउथ चाइना सी इन पर्टिकुलर, और वहां पे एयर बेसिस बनाया जा रहा है, मिलिट्री कंटोनमेंट्स बनाए जा रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे भी, नेचुरल आइलैंड्स पे भी, वगैरह वगैरह। सो ये एक और एस्पेक्ट है।
और एक और एस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ यूएस विद द राइवल्स ऑफ चाइना। क्वाड क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, AUKUS क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। डन। So these and more would be the points of US China कोल्ड वॉर या न्यू कोल्ड वॉर 2 या यूएस चाइना राइवलरी। ठीक है। इसमें से एक पॉइंट और भी याद आ रहा है, एंड दैट इज यूएस अपोज कर रहा है चाइनीज स्ट्रेटजी को ताइवान में, चाइनीज पॉलिसीज को इन हांगकांग, और फिर जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं इन क्या कहते हैं दिस ये सिंकियांग में जो मुस्लिम ऑपरेशंस की जो पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, चाइना इसको डिनाई करता है कि नहीं है, कंसंट्रेशन कैंप्स को कहता है, चाइना कहता है नहीं है, ठीक वगैरह। सो ये डिफेमिंग पॉलिसी है ऑफ यूएस टुवर्ड्स चाइना, चाइना को डिफेम करना, राइट। सो दीज एंड मोर आर द एस्पेक्ट। अब चाइना काउंटर बैलेंस कैसे कर रहा है? नंबर 1, सबसे पहले पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द नेबर्स एंड द वर्ल्ड पावर्स। सबसे बड़ा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या है? BRI। दूसरा बड़ा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या है? ट्रेड रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया, विद जापान, विद ASEAN, विद US, विद इंडिया, ताकि वॉर लाइक सिचुएशन ना बने। थर्ड, मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी, वगैरह वगैरह। डन। छोटा सा ब्रेक करते हैं 10-12 मिनट के लिए, गला खुश हो गया तो 1-2 टॉपिक्स और भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। Five. Tomorrow's class. So you can't do that. Huh? You can't do that Why? because everyone is waiting. You know how many topics I taught this today? Many, 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 many.
आवाज़ मेरी ठीक है? हाँ, लाइव हो गया हूँ, शुरू करूँ? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कोशिश है कि मैक्सिमम टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएं। एक बहुत बड़ा टॉपिक और बड़े बच्चों ने डिमांड भी की है, तो वो अभी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीपोलैरिटी, इज यूएस स्टिल द वर्ल्ड लीडर? मल्टीपोलैरिटी, इज यूएस स्टिल द वर्ल्ड लीडर? इसमें हम 3 वो डिस्कस करेंगे, यूएस, चाइना, रशिया। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मैं इसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर लूंगा कि 20th century experienced the reshaping of the global power system. As the beginning of the 20th century, there were multiple power centers: UK, France, Germany, Japan, Turkey, Russia, USSR, and more importantly, United States of America. World War First and Second made the world bipolar, as multiple power centers fallen down: UK, France, Germany, Japan, etc. fallen down. From 1946, कोई 45 से भी कहता है, till 1991, Cold War was fought, and the result of which US emerged as the sole hegemon and USSR disintegrated into 14 states. US sole hegemon ban gaya. But the beginning of 21st century, there is yet once again the rise of multiple power centers, especially the rising China and resurging Russia, giving tough time to the US economic, military, global supremacy. कैसे? इकोनॉमिक से शुरू करते हैं, बहुत ही शॉर्ट करके, जितना आपको क्वेश्चन में चाहिए होता है वो करने की कोशिश करेंगे, या ऐसे में चाहिए होता है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन्ड द वर्ल्ड लीडर। यूएस दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बना रहा। Before World War First and Second, US was leading in the economic sphere, but World War First and Second made US the overwhelming economic leader. और फिर the fall of USSR and the rise of globalization and WTO made US the sole economic hegemon. It became the world's largest exporter of
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स। एक तो ये हुआ। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड गॉट डॉलराइज्ड, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलराइज्ड हुआ। फिर इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी बॉडीज ने क्या किया, रिजर्व्स डॉलर में रखना शुरू कर दिए। इंटरनेशनल ट्रेड राउट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूएस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेके अब तक इंटरनेशनल ट्रेड राउट्स को यूएस कंट्रोल किए जा रहा है। एक तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना, डॉलराइजेशन हुई अब इंटरनेशनल ट्रेड, डॉलर इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिटिक्स में लीड कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड राउट यूएस लीड कर रहा है। उसके अलावा फिर एक और, जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर कंसंट्रेटेड और दे आर स्टेशनड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्पेशली वॉल स्ट्रीट। तो यूएस इकोनॉमिक लीडर बना, मैंने ये जरा हाईलाइट किया बस। बट यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप हैज फेस्ड या हैज बीन फेसिंग रिपीटेड डेंट्स, सेटबैक्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी ऑनवर्ड यूएस की लीडरशिप को कई सारे सेटबैक्स हुए हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ लोन, कर्जा जमा हुआ है यूएस पे अराउंड $18 ट्रिलियन, 24 ट्रिलियन प्लस माइनस की इकोनॉमी है और $18 ट्रिलियन उस पे कर्जा है। और एनुअली कर्जा यूएस पे फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड या 2004 ऑनवर्ड यूएस पे जो कर्जा बढ़ रहा है वो अराउंड $1 ट्रिलियन है। सो यूएस पे बेतहाशा कर्जा जमा हो चुका है। और ये यूएस पे जो कर्जा जमा हुआ है इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। और एक्सटर्नल में कई सारे फैक्टर्स हैं, आईएमएफ टॉप पे है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया है, जर्मनी है, जापान है एंड मोर इंपॉर्टेंटली चाइना है, जिसका कोई 1.8 ट्रिलियन प्लस माइनस कर्जा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस को ये डेंट्स मिले क्यों, ये बड़ा डेंट है, ये क्यों मिला? दैट इज 1, वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग। यूएस स्पेंट मोर देन $6 ट्रिलियन ऑन वॉर ऑन टेरर ओवरऑल फ्रॉम 2001 till 2021, out of which 1.8 trillion approximately being spent in Afghanistan, 1.4 trillion approximately spent in Iraq, and the rest was spent across the world and home security. जो इंटरनल सिक्योरिटी पे यानी होम सिक्योरिटी पे जो उसने इन्वेस्ट किया या कॉस्ट पे की। And this $6 trillion was other than the routine defense budget of United States of America. दूसरा बड़ा झटका यूएस को डेंट किया, तीसरा झटका क्या मिला? दैट इज द ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्ट डाउन। बिकॉज ऑफ मॉर्गेज सिस्टम, मॉर्गेज जो बैंकिंग फिनोमेना में मॉर्गेज सिस्टम है, यूएस इकोनॉमिक recession या meltdown or crisis of 2007 and 8 occurred. क्या हुआ? 2007-8 में मॉर्गेज सिस्टम बैंकिंग फिनोमेना की वजह से एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आया। कैसे? बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स, in return banks demand for pledging of the real estate या mortgaging of their real estate, यानी घर या कोई एग्रीकल्चर ज़मीन या मार्केट हमारे पास बैंक के पास रख दो गिरवी के तौर पे और कर्जा ले लो।
a time came when the individual were supposed to pay back the loan, उनको लोन वापस करना था, and they did not have the required amount of loan, उसके पास मौजूद नहीं था to return. Plus दूसरा, the volume of loan was bigger than the price of the real estate being pledged. जो ज़मीन उन्होंने प्लेज की हुई थी उसके मुकाबले में रियल एस्टेट लोन की प्राइस क्या कहते हैं वॉल्यूम ज़्यादा थी, सो दे प्रेफर्ड द कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. तो एक तरफ पे रियल एस्टेट में क्राइसिस आया, दूसरी तरफ पे बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आया. जब बैंक्स में क्राइसिस आया फाइनेंशियल, क्योंकि बैंक के पास ज़मीन बहुत आ गई, रियल एस्टेट पैसा कम पड़ गया उसके पास, तो ऑटोमेटिकली उसके पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए ऑन द यूएस इकोनॉमी. सबसे बड़ा हिट कौन हुआ? एवरी बिजनेस हिट हुआ, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेता है फ्रॉम बैंक्स टू प्रमोट या एक्सपैंड देयर इंडस्ट्रीज. उनको टाइम पे लोन ना मिला, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज ना हुई, या उन्होंने वापस करने थे पैसे टू बैंक्स, तो उनके इंडस्ट्रीज को सेटबैक हुए. बड़े बड़े कंपनीज लाइक जीएम मोटर्स बैंकरप्ट कर गए. इसी तरीके से फिर स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह हिट हुआ. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर, एक बड़ा शेयर होल्डर कौन होता है? बैंक. सेल परचेज ऑफ करेंसीज में एक बड़ा बिजनेस कौन करता है? बैंक. बैंक के पास पैसे ना रहे, उनके शेयर्स गिर गए, स्टॉक एक्सचेंज में क्राइसिस आया. इसी तरीके से फिर ये क्या नाम है, इंश्योरेंस कंपनीज बैंकरप्ट कर गए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास ये बिजनेसेस, ये बैंक्स वगैरह इंश्योर्ड थे, वो पैसे देने की इन इंश्योरेंस कंपनीज की कैपेसिटी नहीं थी, तो वो भी बैंकरप्ट कर गए. 8 million plus people lost jobs there in America. ये पॉइंट, ये थोड़ा एक्सप्लेन हुआ, बाकी इस तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे. फिर कोविड-19 ने वर्स इफेक्ट किया ऑफ यूएस इकोनॉमी को. कैसे? 27 million plus people lost their jobs. Majority of the industries in transport sector got closed because of COVID protocol. वो बंद करने पड़े. टूरिज्म को मिनिमम $300 billion लॉस हुआ. ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मोर देन $300 billion लॉस हुआ. 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अप्रोक्सीमेटली द मिनिमम $1 trillion प्लस लॉस हुआ. सो वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग. दूसरा दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन. तीसरा दैट इज कोविड. इस तरीके से और कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएस को नुकसान हुआ. दूसरी तरफ पे हमने क्या देखा? द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, इन पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज इन जनरल. स्पेशली हम उसको ब्रिक्स कह देंगे, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. चाइना, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अबव $14 trillion उसकी इकोनॉमिक साइज है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, replaced US as a leading trade partner in a number of world markets. Even US-China trade heavily in the favor of China. ये बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई भी. इसी तरीके से the country with the highest foreign reserves in the world. फिर the market for foreign investment, one of the most क्या कहते हैं attractive market for foreign investment चाइना है. मजीद BRI $1.3 trillion का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का, वो उन्होंने लॉन्च कर दिया. इसी तरीके से फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में दुनिया की मजबूरी बन चुका है. ऑटो क्या कहते हैं दस रेलवे में, जिसको हम लोकोमोटो कहते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, प्लस रोड्स बनाने में, प्लस ब्रिजेस बनाने में, टनल्स बनाने में वगैरह में दुनिया की मजबूरी बन चुका है चाइना.
हमने देखा कि इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हो रहा है, जिसने सीरियसली चैलेंज किया है, पोटेंशियली चैलेंज किया है द यूएस इकोनॉमिक हेजेमनी को। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक और चीज़ भी बताई, जो क्या कहते हैं, करेंसी वॉर जो उसने लॉन्च कर दिया है, वो बीआरआई जो लॉन्च कर दिया है वो। सो यूएस इकोनॉमिक हेजेमनी को चाइना ने सीरियसली चैलेंज किया है, ठीक। और फिर इट्स नॉट ओनली चाइना, देयर आर मल्टीपल राइजिंग इकोनॉमिक सेंटर्स, जिसमें एक बड़ा यूरोप है, लेकिन वो क्या है, यूएस का एलाइड है या सिस्टर इकोनॉमीज है। उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। सो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट ना कहूँ, बल्कि यूँ कहूँ कि वो फैल गई है, वो यूएस में कंसंट्रेटेड नहीं रही, और स्पेशली शिफ्ट हुई है टू एशिया, जहां पे लीड कर रहा है चाइना। उसके बाद फिर but in spite of all these setbacks to US and the rise of China and other economies, US is still the world economic leader. US अब भी दुनिया का economic leader है। कैसे? One, dollarization of international trade, और अभी तक उसकी replacement नहीं है कोई दूसरी करेंसी। और फिर majority of the international, regional and state monetary institutions keep their reserves in dollars, उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं है। इसी तरीके से फिर दुनिया का अभी भी सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम यूएस में है। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द बिलियनियर्स का जो टॉप डेस्टिनेशन है वो यूएस है, whether they belong to China, Russia or any other economy, वो सेटल कहाँ पे हुए हैं? यूएस में हुए हैं, वो भी वॉल स्ट्रीट में, न्यूयॉर्क। इसी तरीके से फिर यूएस ट्रेड राउट्स को आज भी कंट्रोल किया जा रहा है। जितनी भी ट्रेड राउट्स हैं आज भी इन द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके अलावा फिर यूएस अभी भी सॉफ्टवेयर गुड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, सॉफ्टवेयर गुड्स का। ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन में जर्मनी और यूएस लीडर्स हैं, जर्मनी, जापान और यूएस ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन में। इसी तरीके से फिर डिफेंस में अभी भी यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम दुनिया को आज भी यूएस लीड कर रहा है, ठीक। सो यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप अभी भी इंटैक्ट है, विद मल्टीपल डेंट्स and rise of multiple economic centers, especially China, but US still the world economic leader. तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, स्पेशली टू चाइना, जिसमें यूएस को डेंट्स मिल रहे हैं, राइज ऑफ चाइना हुआ है, लेकिन अभी भी यूएस लीडर है। कैसे? मैंने बताया। तो आप मल्टीपोलैरिटी को यूं वो करेंगे, डील करेंगे। मैंने इकोनॉमी से इसको यूं किया, पहला पॉइंट इकोनॉमी को लिया और उसको एलेबोरेट किया। दूसरा स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं? US has been the world
स्ट्रेटेजिक हेजमन, मिलिट्री हेजमन कैसे बना? नंबर वन, द फॉल ऑफ मल्टीपल पावर सेंटर्स, यूके, जापान, जर्मनी, और उसके बाद आखिर में यूएसएसआर की फॉल हुई, तो यूएस सोल मिलिट्री हेजमन बन गया। दूसरा, इंटरनेशनल सी राउट्स यूएस के कंट्रोल, या इंटरनेशनल वाटर्स यूएस नेवी ने कंट्रोल कर दिया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर बना। लीडिंग एयरफोर्स यूएस का। B-52, F-35, F-22, F-16 ब्लॉक 60 वगैरह जेट फाइटर्स। इसी तरीके से फिर क्या कहते हैं, कोबरा हेलीकॉप्टर, एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर्स, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स वगैरह। उसके बाद इसी मिलिट्री में मजीद यूएस ने क्या कर दिया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में लीडर बन गया। एसिमेट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में लीडर बन गया। ड्रोन, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड आर्टिलरी, उसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। सो नेवी, एयरफोर्स, एसिमेट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद मिसाइल्स में लीडर बना हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट मिसाइल सिस्टम इन द वर्ल्ड यूएस के पास है। लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, क्रूज मिसाइल्स। उसके अलावा फिर एक लंबी लिस्ट है ऑफ मिसाइल्स यूएस हैज। इसके अलावा फिर नेटो के जरिए उसने अपनी मिलिट्री हेजेमनी को इंश्योर किया है। सिर्फ खुद नहीं, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट भी यूएस का है। फिर नेटो के जरिए अपनी हेजेमनी को इंश्योर किया, और अब एशियन नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है, अरब नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। सो यूएस मिलिट्री हेजेमन रहा है और अब भी है, लेकिन मल्टीपल सेटबैक्स हुआ हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिटरली स्पीकिंग। नंबर वन, अफगानिस्तान। सबसे बड़ा सेटबैक उसको कहां पे हुआ? अफगानिस्तान में रिसेंटली। यूएस fought the longest ever war, the most expensive war, brought in more than 100,000 troops, brought in all the possible military technologies, brought in NATO countries to fight and win the war against terror and against Afghan Taliban, but outrightly failed to do so. फेल हुआ। एंड रिजल्ट क्या हुआ? आफ्टर 20 years लॉन्ग फाइटिंग, तालिबान बिंग रिप्लेस्ड विद तालिबान्स। 2001 में भी तालिबान की हुकूमत रिमूव की गई थी, 2021 में फिर किसकी हुकूमत आ गई? तालिबान की। सेटबैक। दूसरा, दैट इज इराक। यूएस attacked Iraq in 2003 with the objective of regime change, जो उसने किया, सदाम regime change किया, और पीपल डेमोक्रेसी लाई जाए, और किसी हद तक उसमें, यानी इलेक्शन, एटलीस्ट इलेक्शन के हद तक डेमोक्रेसी लाने में वो कामयाब हुआ है। दूसरा, टू eradicate weapons of mass destructions which were never found. तीसरा, to bring peace and stability to Iraq, in which US outrightly failed. इराक में क्या है? इराक में अनएंडिंग सिविल वॉर है। द राइज ऑफ मल्टीपल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कुर्द, एक कुर्द फाइटर्स। दूसरा, ISIS। तीसरा, मेहदी मलेशिया, अल नुसरा एटसेट्रा। कई सारे ग्रुप्स हैं जो इराक में लड़ रहे, तो सिविल वॉर चल रही है। इसी तरीके से फिर आप तीसरा एग्जाम्पल दे दे, दैट इज रिसर्जिंग रशिया।
रिसर्चिंग रशिया थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, उस पर अलग क्वेश्चन आया तो तुम लोग कर सको, या इस टॉपिक में हुआ तो आप लोग उसके साथ इसको लिंक कर सको। रिसर्चिंग रशिया के 3 बड़े एग्जाम्पल दे दे, काफ़ी हैं। नंबर 1 सीरिया, 2013 एंड 14 में क्या हुआ, सीरिया में अपराइजिंग हुई, 2 अलायंसेस बने, 2 अलायंसेस, 1 यूएस लेड अलायंस। यूएस लेड अलायंस में कौन था, यूएस, नेटो, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, ओमान, बहरीन वगैरह, यूएई, जीसीसी, उसके बाद अल नुसरा, उसके बाद एफएसए, अल नुसरा, एफएसए, नॉन स्टेट एक्टर्स इन सीरिया। दूसरी तरफ पे रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह, बशर अल असद गवर्नमेंट, ईरान, रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह, बशर अल असद गवर्नमेंट। और हमने क्या देखा कि यहां पे भी यूएस लेड अलायंस को सेटबैक हुआ, रशिया लेड अलायंस डोमिनेट कर गया, या रशिया रिसर्च कर गया। कैसे, बड़े बड़े पॉइंट्स। इन 2013 यूएस ट्राइड टू ब्रिंग to pass a resolution from the UN Security Council for a military intervention in Syria that was vetoed by Russia. UN Security Council के प्लेटफॉर्म पे रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया फॉर अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया, रशिया ने वीटो कर दिया। दूसरा, US tried to prove that Bashar al-Assad government used chemical weapons in Syria, और उस प्रीटेक्स्ट पे क्या करना था, यूएस ने मिलिट्री अटैक करना था सीरिया पे, लेकिन रशिया प्रूव्ड विद वीडियो एविडेंस कि केमिकल वेपन्स वर यूज्ड बाय रेबल्स, नॉट बाय बशर अल-असद गवर्नमेंट। तो ये सेटबैक दूसरा हुआ। तीसरा, एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट बाय रशिया टू सीरिया, एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट। नंबर 1, एरियल बम्बार्डमेंट कर दी। एरियल बम्बार्डमेंट में सबसे पहले मिसाइल्स फायर्स किए, और वो भी स्कड मिसाइल्स फ्रॉम कैस्पियन सी over the different hideouts of the terrorist organizations like ISIS, और उसके बाद rebels like FSA and al-Nusra। al-Nusra, FSA को rebels कहोगे, ISIS को terrorist कहोगे इन सीरिया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा, एरियल बम्बार्डमेंट कर दी अपने जेट बमर्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए। उसके बाद तीसरा, ग्राउंड मिलिट्री ब्रिगेड्स भेजे, कंटिन्यूड फाइटिंग, आर्टिलरी भेजी, इन्फेंट्री भेजी, आर्मर्ड कोर भेजा रशिया ने टू सीरिया टू फाइट ऑन द साइड ऑफ असद गवर्नमेंट अगेंस्ट द रेबल्स एंड टेररिस्ट्स। और हमने क्या देखा कि असद गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इट्स एलाइज, स्पेसिफिकली रशिया, regained the lost writ over majority of the territories in Syria. So resurging Russia का एक एग्जाम्पल, यूएस को सेटबैक। दूसरा, जॉर्जिया in 2007 and 8 tried to join European Union। यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की उसने, एक तरफ पे जॉर्जिया ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की, दूसरी तरफ पे इट ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ नेटो। अब ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, पार्ट ऑफ एक्स यूएसएसआर है, रशियन स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है। रशिया डज नॉट वांट द इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट ऑफ नेटो। आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं यूक्रेन के केस में, तो आप यहां पे वो मेंशन करेंगे कि वो सफोकेट फील करता रहा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट बिटवीन जॉर्जिया एंड नेटो। रशिया ने उस पर हमला कर दिया। विद इन अ वीक और विद इन नो टाइम रशिया ने पूरा जॉर्जिया को
कब्जे में कर लिया और फिर वहाँ पे रिजीम चेंज किया और जॉर्जिया के साथ एग्रीमेंट हुआ कि वो न्यूट्रल रहेगा रशिया नेटो राइवलरी में। तीसरा एग्जाम्पल कौन है? यूक्रेन। पहले लेक्चर में मैंने आपको यूक्रेन पढ़ाया था, तो यूक्रेन रिसर्जिंग रशिया का तीसरा एग्जाम्पल है। सो रिसर्जिंग रशिया, एक तरफ पे यूएस को पहले हमने कहा मिलिट्री हेजमन है, फिर यूएस के मिलिट्री डेंट्स डिस्कस किए, फिर रशिया रिसर्जिंग रशिया डिस्कस किया, वो भी डेंट ही है लेकिन उसको रिसर्जिंग रशिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। लेकिन फिर एंड क्या है? यूएस इज स्टिल द वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर। एक सबसे बड़ा डिफेंस बजट आज भी यूएस का है, सबसे बड़ा डिफेंस प्रोड्यूसर आज भी यूएस है। टेक्नोलॉजिकली आज भी चाइना रशिया आर गिविंग सीरियसली टफ टाइम, लेकिन यूएस बीइंग ऑन द लीड, यूएस लीड कर रहा है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट में, डिफेंस एक्सपोर्ट में यूएस लीड कर रहा है। फिर नेटो अभी भी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। हमने यूक्रेन के केस में देखा कि रिवाइवल ऑफ नेटो हो रहा है दोबारा। उसी तरीके से क्वाड बनाने की कोशिश हो रही है जिसको एशियन नेटो कहा जा रहा है, ठीक। उसके अलावा फिर 700 बेसिस हैं ऑफ अमेरिका अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड ओशंस एंड सीज या वाटर्स को यूएस कंट्रोल किए बैठा है और यूएस की रिप्लेसमेंट की कैपेसिटी किसी के पास नजर भी नहीं आ रही, ये भी हमने देखा। इसके बाद फिर एक और हेड आप देखेंगे, दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस हैज बीन a virtual leader, a strong a leader that cannot be easily replaced by its competitors. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस अभी भी मोर देन $1 ट्रिलियन एलोकेट करता है अपने डिफेंस रूटीन बजट में। यूएस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेंड करता है एजुकेशन पे, या वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडिंग है ऑन एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस में है। सबसे ज्यादा एकेडेमिया प्रोड्यूस करने वाला, स्कॉलर्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क यूएस है, वो साइंस में हो या सोशल साइंस में हो, वो इंटरनेशनल रिलेशन में हो, वो पब्लिक पॉलिसी में हो, वो जिधर भी हो, सबसे बड़े स्कॉलर्स यूएस प्रोड्यूस करता है। और अगर यूएस से बाहर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो वो एलाइड कंट्रीज में हो रहे हैं, लाइक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया वगैरह में हो रहे हैं, वो एलाइड कंट्रीज में हो रहे हैं। इसके अलावा फिर यूएस सिर्फ क्या कहते हैं एकेडेमिया में लीड नहीं कर रहा है, साथ साथ में यूएस लीड कर रहा है नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में। फॉर एग्जांपल इंटरनेट सिस्टम पूरी दुनिया में जो जिसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया, किसने बनाया? इंटरनेट ने बनाया, टेलीफोन ने बनाया। और इन दोनों के हेडवर्क्स कहां पे पड़े हुए? यूएस में। अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर हैज टू गो वाया यूएस। An email from one country to another has to go via US। और ये सारा कुछ मॉनिटर करता है कौन? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। एडवर्ड स्नोडन लीक्स क्या थे? यही तो थे कि जो दुनिया में जितनी भी लीडर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन हुई थी वो यूएस ने टैप की थी और रिकॉर्ड की थी और एडवर्ड स्नोडन ने वो लीक कर दिए, ठीक। इसी तरीके से फिर एक और, यूएस सिर्फ क्या कहते हैं अच्छा पर इंटरनेट में गूगल, याहो, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, और इसकी रिप्लेसमेंट दुनिया के पास हमें नजर नहीं आ रही। उसके बाद फिर स्पेशली चाइना, रशिया के पास। उसके बाद फिर एक और, दैट इज स्पेस को आज भी यूएस लीड कर रहा है। स्पेस में रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज हैव साइजेबल प्रेजेंस, लेकिन यूएस बीइंग द स्ट्रॉन्ग लीडर। नासा स्पेस का वर्चुअल रूलर है। नासा आज भी दुनिया को लीड कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजीज में। तो
ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि यूएस को कई सारे सेटबैक्स हुए हैं. द वर्ल्ड इज स्पीडीली हेडिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, लेकिन यूएस बिंग स्टिल बिंग द स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड लीडर. अभी भी यूएस दुनिया का स्ट्रॉन्ग लीडर है. इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली डेंट्स ज़रूर मिले हैं, लेकिन अभी भी यूएस इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली भी लीडर है. और नॉन मिलिट्री एरिया में तो यूएस की रिप्लेसमेंट कहीं से नज़र नहीं आ रही. तो आप मल्टीपोलैरिटी का क्वेश्चन करेंगे तो उसको यूं करेंगे. मुझे तो लगी है इंतहाई किस्म की प्यास, मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा. कोशिश करूँगा कि मैं कल आप लोगों के साथ एक और सेशन ले सकूँ, और अगर वो सेशन मैंने लिया तो उसमें मैं टॉपिक से ज़्यादा एक दो टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगा. फॉर एग्जांपल ओआईसी मैंने शायद अभी नहीं करवाया आप लोगों को, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स मैंने शायद न्यू प्रोविंसेस आप लोगों को नहीं करवाया, तो वो भी करवा दूँगा ज़रूरत पड़ी. लेकिन मेजर फोकस मेरा किस पे होगा? अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. तो आप लोग ये जो हम यहाँ पे हमने मॉक पेपर्स लिए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से वो करूँगा, या आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं. क्वेश्चन सेंड करेंगे, हमारी मैडम साहिबा जो है वो क्वेश्चंस राइट डाउन करके वो मुझसे पूछ लेगी, और मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा. तो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, पैराग्राफिंग कैसे करेंगे, उस पर भी बात करेंगे. स्पेशली क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा कल, अगर मौका मिला. अल्लाह करे कि हो जाए. ठीक है, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है. चलें, ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Thank you so much for joining us today, viewers, in Current Affairs Revision Session for CSS 2022. ये थे हमारे साथ सर फरीद ख़ान. आज उनका 3rd सेशन था. इंशाल्लाह कल भी उनका सेशन होगा. हम आपको अपडेट रखेंगे 3 to 6 PM. आप प्लीज़ हमारे YouTube और Facebook को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि जो फ्यूचर अपडेट्स हों और नेक्स्ट अपकमिंग रिविजन सेशंस हो उनके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलें और पता चले. इसी तरह हम आपको अपडेट रखेंगे इंशाल्लाह कल के सेशन के साथ. वी विल सी यू अगेन.